अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हमारे जो चैप्टर चल रहा है 5 कंपनी अकाउंट, उसके अंदर हमने एक तो अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें किए, एक तो कंपनी के अंदर शेयर के इश्यू के, ठीक है। इश्यू में भी 2 टाइप के कर लिए, एक तो परचेज कंसिडरेशन वाले और दूसरे कैश वाले, यानी नकद के लिए निर्गमन और क्रय प्रतिफल के भुगतान के लिए निर्गमन। आज जो अपने दूसरा टॉपिक है इसके अंदर वो है डिबेंचर इश्यू एंड रिडम्पशन, यानी डिबेंचर सबसे पहले बात ये आती है डिबेंचर क्या होते हैं। डिबेंचर हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के एवज में जो रसीद दी जाती है या पावती दी जाती है उसको ऋण डिबेंचर कहते हैं। यानी जो शेयर धारक होते हैं, ऋण पत्र धारक होते हैं, वो कंपनी को ऋण देते हैं और उसके एवज में जो रसीद या जो पावती होती है वो डिबेंचर कहलाती है या ऋण पत्र, ठीक है। अब डिबेंचर में 1-2 बात ये आती है कि डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज लिखे हुए होते हैं 9%, 10%, 12%, ये डिबेंचर के ब्याज की दर होती है, यानी इंटरेस्ट रेट। ये डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट होती है, यानी जो ऋण कंपनी ने लिया है उस पे उसको 9% पे ब्याज की राशि चुकानी होगी। और इसके अंदर जो अपनी किताब है उसके अंदर आगे डिबेंचर के बाद में जो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक तो है विशेषताएं दे रखी है, डिबेंचर की क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के अंदर एक तो जैसे ऋण पत्र है, उसके जो आप ऋण पत्र लेते हैं तब उस समय उसकी मूलधन की अदायगी अवधि या ब्याज की दर पहले से निश्चित रहती है। और एक ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिबेंचर है वो लॉन्ग टर्म लोन के अंदर बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, यानी डिबेंचर लॉन्ग टर्म होते हैं, लोन के अंदर आते हैं। जो शेयर कैपिटल थी वो शेयर होल्डर फंड में लिखते थे और डिबेंचर है वो लॉन्ग टर्म लोन का हिस्सा है। ये पूंजी नहीं है, ये एक ऋण है जो कंपनी ने अन्य धारकों से प्राप्त किया है। उसके बाद में किताब के अंदर दे रखा है कि जो ऋण है, ऋण पत्र वो कितने प्रकार के हैं। तो ऋण पत्रों के लिए अलग अलग दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है सुरक्षा के आधार पे। अब इसमें क्वेश्चन आपके जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो आता है केवल 2 नंबर का, एक तो छोटा क्वेश्चन और एक आता है 1 नंबर का। तो 1 नंबर में तो या तो डेफिनेशन पूछी जाती है या जो सारणी F के अनुसार ब्याज दरें या बैरियर वाक जो भी है, ऋण पत्र की परिभाषा, कंपनी की परिभाषा, ठीक है। इस तरह के छोटे प्रश्न आते हैं। अब सुरक्षा के आधार पे ऋण पत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं सुरक्षित ऋण पत्र, दूसरा होता है असुरक्षित ऋण पत्र। अब सुरक्षित और असुरक्षित कैसे है इसमें, जैसे सुरक्षित वो है कि अगर कंपनी का समापन हो रहा है या कंपनी किसी कारणवश बंद हो रही है तो उसकी जो चल संपत्ति है उनके प्रभारों से इन ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। और असुरक्षित में इन चल संपत्ति के प्रभारों से या अन्य प्रभारों से भुगतान इसका नहीं किया जाता। उसके बाद में आता है शोधन के आधार पर। शोधन के आधार पर भी 2 तरह के ऋण पत्र होते हैं। एक तो होते हैं शोधनीय व अशोधनीय। शोधनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका कंपनी के जीवन काल के समय एक निश्चित अवधि के दौरान उनका भुगतान किया जाता है, यानी उसमें एक निश्चित समय दिया हुआ होता है, उसके अंदर अंदर ही इन ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। और अशोधनीय ऋण पत्र वो होते हैं जिनका भुगतान
कंपनी के समापन के समय ही किया जाता है, उनका भुगतान बीच में या एक निश्चित तिथि तक नहीं किया जाता है। उसके बाद में आता है 3 नंबर पे पंजीयन के आधार पर। पंजीयन के आधार पर, तो पंजीयन के आधार पे भी 2 तरीके के ऋण पत्र होते हैं। एक तो होते हैं पंजीकृत, ठीक है, दूसरे होते हैं वाहक या अपंजीकृत भी कह सकते हैं। अब पंजीकृत का मतलब होता है जो कंपनी की पुस्तकों में दर्ज है, जो ऋण पत्र धारकों के नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज है वो पंजीकृत होते हैं, और जिन ऋण पत्र धारकों का नाम कंपनी के पुस्तकों में दर्ज नहीं है वो बैरियर या वाहक या अपंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील के आधार पर। अब परिवर्तनशील के आधार पर भी 2 तरह के ऋण पत्र होते हैं। एक तो होते हैं परिवर्तनीय और दूसरा अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय, परिवर्तन जो ऋण पत्र अंशों में परिवर्तन हो जाते हैं वो परिवर्तनशील या परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं, और जो ऋण पत्र अंशों में परिवर्तन नहीं होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट है ब्याज के आधार पर। ब्याज के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित ब्याज दर वाले, और दूसरा दे रखा है शून्य ब्याज दर वाले। अब निश्चित ब्याज दर वाले वो होते हैं जो डिबेंचर होते हैं, उसके आगे आप देखेंगे उसके अंदर जैसे डिबेंचर, कोई भी डिबेंचर है तो उसके आगे लिखा होता है 9% या 11%, जो भी ये जो प्रतिशत दे रखे होते हैं ये उस डिबेंचर की एक ब्याज की दर दी रखी होती है और वो एक निश्चित रहती है पूरे जीवन काल के अंदर। और शून्य ब्याज दर वाले जो डिबेंचर होते हैं उन पे कोई भी ब्याज की दर पहले से निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनमें जो ब्याज दिया भी जाता है, इसमें ब्याज देने का तरीका ये होता है कि जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू और इश्यूड वैल्यू, यानी जब निर्गमन हुए थे इन डिबेंचरों के उस समय की जो वैल्यू है और जो फेस वैल्यू यानी जो वर्तमान की जो वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को इंटरेस्ट मानकर इसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में पुनर्भुगतान के आधार पर। नेक्स्ट है पुनर्भुगतान के आधार पर। अब पुनर्भुगतान के आधार पर 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है प्रथम और दूसरा है द्वितीय, यानी द्वितीय ऋण पत्र और प्रथम ऋण पत्र। इनमें अगर भुगतान करना हो तो प्रथम ऋण पत्रों का भुगतान पहले किया जाता है और द्वितीय ऋण पत्रों का भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के भुगतान के होने के पश्चात द्वितीय ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। अब इसमें तो जो अब आप एग्जाम में पूछने लायक जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर या 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर जैसे सुरक्षा के आधार पर, तो फिर देखो सुरक्षा के आधार पर एक तो सुरक्षित होता है और एक असुरक्षित होता है। सुरक्षित ऋण पत्र वो होता है जो संपत्तियों के, जो कंपनी की संपत्तियां उनके चल प्रभार पर, यानी कंपनी का समापन हो या कंपनी किसी भी कंडीशन में हो, इनको सुरक्षित ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। असुरक्षित ऋण पत्रों का भुगतान अगर कंपनी के पास चल प्रभार या संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो इनका भुगतान नहीं किया जाता। शोधन के अनुसार शोधनीय और अशोधनीय यानी रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। शोधनीय अधिमांश वह होते हैं जिनका एक ऋण पत्र लेते समय उनका एक अदायगी अवधि और उनका मूलधन और उनके ब्याज की दर एक निश्चित होती है और कुछ समय बाद में इनका रिडम्पशन तय होता है। अशोधनीय, इनका कंपनी के जीवन काल में इनका शोधन नहीं होता है, समापन के समय इनका भुगतान किया जाता है। पंजीयन के आधार पर पंजीकृत और वाहक। पंजीकृत वो होते हैं जिनको कंपनी पुस्तकों में ऋण पत्र धारकों को दर्ज करती है और वाहक जिनको पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। परिवर्तनशील के आधार पर परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय वो होते हैं जिनका परिवर्तन कंपनी ऋण या शेयर जो ऋण पत्र धारक है वो अंशों में इनका ऋण परिवर्तन कर सकते हैं, कंपनी शेयर धारक करवा सकते हैं या कंपनी कर सकती है।
अपरिवर्तनीय जिनका अंशों में परिवर्तन नहीं होता है। ब्याज के आधार पर फिर दो तरह के, निश्चित ब्याज दर वाले और शून्य ब्याज दर वाले। निश्चित ब्याज दर वाले में उनको एक निश्चित ब्याज की दर पहले से तय होती है, उस दर के अनुसार इनका ब्याज दिया जाता है। शून्य ब्याज दर वाले यानी इस पे कोई भी ब्याज की दर पहले से निश्चित नहीं होती, इन पे जो ब्याज दिया जाता है वो उस समय की जो ऋण पत्रों की जो फेस वैल्यू है उस टाइम की, उसकी वैल्यू और जो इश्यू किया था उसकी वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वैल्यू, वही इंटरेस्ट मानकर इसका भुगतान किया जाता है। पुनर्भुगतान के आधार पर फिर दो भागों में बांटा जाता है इसको, प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र का भुगतान प्रथम में किया जाता है, यानी सबसे पहले इनका भुगतान किया जाता है ब्याज का, फिर उसके बाद बचे हुए द्वितीय ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद में ऋण पत्रों से एक छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि ऋण पत्र और अंशों में दो अंतर बताइए। आपकी किताब के अंदर अंतर दे रखे हैं 8, तो आप जो आपको सबसे इजी लगे वो कम से कम 4 आपको याद करने चाहिए। तो अब वो भी ऋण पत्र अगर आप याद करते हो तो उसके अंदर जो आपने शेयर कैपिटल पढ़ी है और जो अभी आपने डिबेंचर पढ़े हैं, तो उनके अंदर अगर आपको समझ में आया तो आपको दोनों में फ़र्क साफ दिखाई देता है। तो इसके अंदर देखो आपको 4 बताते हैं। एक तो जैसे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अंतर क्या होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर कंपनी के जो शेयरधारक है वो कंपनी के स्वामी होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा, मतदान का अधिकार, कक्षा 11 में भी पढ़ा है आपने यही टॉपिक पूरा। मतदान का अधिकार जो कंपनी के संचालन मंडल की बैठक होती है उसमें शेयर होल्डर को मतदान का अधिकार होता है, डिबेंचर होल्डर को मतदान का अधिकार नहीं होता। इसके बाद में 3 नंबर, लाभांश। लाभांश केवल शेयरधारकों को दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को नहीं। डिबेंचर होल्डर को लाभांश की जगह जो दिया जाता है उसे कहते हैं ब्याज। ठीक है। अब इसमें लाभांश का टॉपिक बना के आप शेयर होल्डर को लाभांश दिया जाता है जबकि डिबेंचर होल्डर को लाभांश नहीं दिया जाता। उसी तरह आप ब्याज का भी बना सकते हो कि ब्याज है जो शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता और डिबेंचर होल्डर को ब्याज दिया जाता है। उसके बाद के अंदर हिस्सा। अब हिस्सा के अंदर जो इनका जो शेयर होल्डर्स को है या शेयरों का या ऋण पत्रों का जो हिस्सा है वो शेयर होल्डर के लिए पूंजी में इनका हिस्सा माना जाता है शेयरधारकों का। और ये होता है लॉन्ग टर्म लोन, तो ये पूंजी का हिस्सा तो है नहीं, तो इससे पूंजी का हिस्सा नहीं माना जाता। जोखिम, रिस्क। अब रिस्क देखो शेयर होल्डर के अंदर और डिबेंचर होल्डर में क्या फ़र्क है। डिबेंचर होल्डर में कंपनी आपको ब्याज देगी, चाहे कंपनी किसी भी समय या किसी भी कुछ भी लाभ का अर्जन हो या कम हो या ज़्यादा हो, आपको जो निश्चित तय है उसके अनुसार आपको ब्याज का भुगतान करेगी। तो जोखिम है, तो उसके डिबेंचर के अंदर तो जोखिम रही नहीं, आपको तो जो निश्चित पहले से भुगतान होना है उतना भुगतान होगा। लेकिन शेयर होल्डर के लिए रिस्क रहेगी क्योंकि जो लाभ है उसके अनुसार ही लाभांश का भुगतान होगा। डिबेंचर होल्डर में लाभ चाहे कुछ भी हो आपको उसका इंटरेस्ट का भुगतान होगा। एक और देख लेते हैं, सुरक्षा। सुरक्षा के आधार पर शेयर होल्डर है वो सुरक्षित नहीं है और डिबेंचर होल्डर सुरक्षित है, क्योंकि शेयरों का जो वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है या लाभांश कम ज़्यादा होता रहता है। डिबेंचर होल्डर में ब्याज की दर पहले से तय होती है, तो जो सुरक्षा है वो भी डिबेंचर होल्डर में अधिक रहती है। तो ये 8 दे रखे आपको, कम से कम जो 4 जो सबसे इजी लगे हैं वो एकदम याद कर लेने चाहिए, क्योंकि उसमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम 4 पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आता है 6 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का। ये क्वेश्चन तो
प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये फिर बच्चे 2 क्वेश्चन, इसके अंदर 1 नंबर में कोई डेफिनेशन पूछी जाती है या छोटा कोई जो आपके चैप्टर के पीछे जो सारांश दे रखा है, शब्दावली दे रखी है, अगर आप उस सारांश और शब्दावली को भी याद करते हैं तो ये जो पीछे बच्चे 3 नंबर, ये 3 नंबर उनमें से आपको कन्फर्म मिल सकते हैं। और ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर अभी हमने 12 क्वेश्चन तो कर लिए शेयरों के, ठीक है। अब जो बच्चे हैं क्वेश्चन डिबेंचर के, आप एग्जाम्पल जो दे रखे हैं आपके बुक के अंदर, उस एग्जाम्पल में जो शेयरों के क्वेश्चन है वो आपको करने चाहिए। और अगर उन क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं शेयर्स के, उनमें अगर कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल आपको करवाना है तो उसके लिए भी आप बता देंगे। तो ये आज के लिए टॉपिक इतना ही। अब कल जो सवाल बचे हैं अपने, एक तो कल डिबेंचर इश्यूज़ के, और डिबेंचर इश्यू के अंदर 2-3 टाइप है, उसके बाद रिडम्पशन के, तो 8-10 सवाल और बचे हैं।